कितनी मर्तबा तुम्हें समझाऊं? अरे हाजरा की मौत के बाद मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। और तुझे इसके साथ जाना, तू भी अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। चल भाई। जुर्म किया हो या ना किया हो, मगर तुम दोनों को जेल तो पहुंचा कर रहूंगा मैं। यानी जो कहानी हमें अस्मा ने बयान की है और जो वाक़यात डॉक्टर अदनान ने बयान किए हैं, इन दोनों के वर्जन्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और हाँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे मैं कब तक अकेला रहूंगा भाई? इंटरेस्टिंग। पता करो मुलाजमत से फारिग करने की वजह क्या थी? ये कौन सा काम करने का तरीका है तुम्हारा? हैं? रोज मैं देख रहा हूं कि कचरा समेटा और फ्रिज के नीचे खिसका दिया। रोज का ड्रामा है तुम्हारा ये। और जो तुम ये खाना पकाती हो इंतहाई बदजायका, जैसे खाने को दिल नहीं चाहता। अरे पैसे लेती हो तो हलाल भी करो बेटी खाला। हाय हाय कमर भाई, मुझे बेटी खाला कह रहे हो? अरे उम्र में 10 साल छोटी हूँ तुमसे। और ये मेरा भेजा फ्राई मत करो, हर वक्त हाय हाय किल किल। अरे वो तो शुक्र करो कि बिन माँ बाप की बच्ची है तो मैं इस घर में आके काम कर रही हूँ, वरना मेरी तो जूती भी ना है यहाँ पर। अरे तो कौन सा मुफ्त में काम करती हो तुम? और खबरदार अस्मा को बीच में कभी लेकर मत आना। उसके वालिदैन की मौत के बाद मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने और मेरी बीवी हाजरा ने बाकायदा एडॉप्ट किया था उसको। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाऊं? अरे हाजरा की मौत के बाद मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। मेरी तवज्जो और मोहब्बत कम ना हो जाए इसलिए मैंने दूसरी शादी तक नहीं की। अरे तो क्या हुआ, दूसरी शादी नहीं की? हम पे कोई एहसान कर दिया है? इसका बदला क्या उस बच्ची से लोगे? अरे उस मजलूम की शादी तो होने दो, फिर देखना। अरे तुम पहाड़ बनकर क्यों बैठे हुए हो? बहुत बकवास कर रही हो तुम। अरे चाचा क्या हो गया, गुस्सा मत करे इतना। बेटी खाला जाओ मेरा कमरा साफ करो। जाओ जाओ ना। चाचा मेरी बात सुनो, क्या हो गया आपको? क्या जरूरत है आपको मुलाजमा के मुंह लगने की? कोई शिकायत हो तो आप मुझे बोल दिया करें। और हाँ, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, सब जानते हैं इस बारे में। बेटा बताना पड़ता है ताकि कोई एतराज ना करे। इसलिए मैंने और मेरी बीवी हाजरा ने बाकायदा तुम्हें कानूनी तौर पर एडॉप्ट किया है। अरे लोगों की याददाश्त कमजोर है, एहसान फरामोशी उनकी सरिश्त में एहसास दिलाना पड़ता है। और हाँ, बेटी खाला को समझा देना, आइंदा अगर उसने मुझसे कोई बदतमीजी की तो चुटिया से पकड़कर गली में पटक दूंगा। अरे अदनान, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम डॉक्टर बन गए हो। याद है तुम्हें गर्मियों की दोपहर में तुम गलियों में घूमते रहते थे, आम के दरख्तों पर ढेले मारा करते थे। मैं सोच भी नहीं सकता यार कि तुम डॉक्टर बन जाओगे। और ये सब तरबियत का नतीजा है। और हमारी सायरा बाजी ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की कि आज तुम डॉक्टर बन गए। इसकी भी मेहनत है और अल्लाह का करम है। सायरा बाजी, अगर मुझे पता होता ना तो यकीन मानिए मैं खुद मिठाई लेकर आपके घर आता। अरे कमर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मिठाई आप लाएं या हम लाएं, एक ही बात है। हम गैर थोड़ी हैं आपके लिए। और आज तो मैं वैसे भी आपसे कुछ मांगने आई थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपके मरहूम शौहर का मकरूज़ हूँ, लेकिन क्या करूँ कि वो बिटिया की परवरिश में इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं ये कर्ज चुका पाता। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ सायरा बाजी। अरे कमर भाई, आप क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए? और आखिर वो रकम थी ही कितनी? मैं तो आपसे आज अस्मा का हाथ मांगने आई थी। क्या? मुझे बहुत खुशी हो रही है और यकीन मानिए मेरी तरफ से हाँ है। बस मैं अपनी बिटिया से मालूम कर लूँ। बिल्कुल, कोई हमें जल्दी नहीं है। आप अस्मा से अच्छी तरह पूछ लें, इंशाल्लाह हम आएंगे तो हमें ना में जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाय का बंदोबस्त। अरे नहीं कमर भाई,
क्लिनिक जाना है इसको, इंशाल्लाह भी चलते हैं हम, फिर ज़रूर आएंगे, लेकिन हमारे लिए हाँ का जवाब रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। चाचा मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो अदनान। जी बेटा, अदनान में क्या कमी है? खैर से वो अब डॉक्टर बन गया है, फिर इकलौता है। अरे सायरा बाजी अपनी जिंदगी जी चुकी, देखना राज करोगी राज। चाचा वो बात नहीं है, मैं मजीद पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम पर खर्च कर दी, बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन कराया, अब मजीद पढ़कर क्या करोगी तुम? चाचा मैं MBA करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, और ज़्यादा फीस भी नहीं है, मैं ट्यूशन्स लेकर और स्कॉलरशिप ले लूँगी। देखो मैं गोल्डन हैंडशेक ले चुका हूँ, जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं उन्हीं में से तुम्हारे फर्ज से सुबह जोड़ूंगा और उन्हीं पैसे में से अपनी शादी करूंगा। अरे मैं कब तक अकेला रहूंगा भाई? और हाँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि अदनान से शादी कर लो बस। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? एडमिशन की फीस में भर देता हूँ, और क्या? क्या वाकई? मगर मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों? क्या हम दोस्त नहीं हैं? देखो मैं तुम्हारे साथ किसी मोहल्ले में पला बड़ा हूँ, सब हालात जानता हूँ। तुम्हारे चचा ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा ग्रेजुएशन करवाया, तो अब वो तुम्हारी शादी के लिए फिक्रमंद होंगे, और क्या? मुझसे ज्यादा तो वो अपनी दूसरी शादी के लिए फिक्रमंद है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि इसमें फिक्रमंदी की बात ही क्या है। कर ले शादी, किसने रोका है उनको? वो यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने अगर तुम्हारी शादी करने के बजाय पहले खुद शादी कर ली तो लोग बातें बनाएंगे। लोगों के कहने से क्या होता है? औरों की बातों पर कान धरने से बेहतर है इंसान अपनी जिंदगी जिए। और मैं तो सदनान से कभी शादी नहीं करूंगी, रंगत देखिए उसकी। अरे तुम मत करो शादी, आराम से जाकर MBA करो, लेकिन उसके लिए पहले एडमिशन फीस भरनी होगी। अब मुझे बताओ कितने पैसे जमा करने, मैं करवा देता हूँ। सुना है बेटा कि ये जो कमर है तुझे रुखसत करने के मंसूबे बना रहा है। अरे वो नहीं है अपनी सायरा खाला, उनके यहाँ हाँ कर दी है। क्या मतलब? उनकी तरफ से रिश्ता आया था मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं मज़ीद और पढ़ना चाहती हूँ। तू बड़ी मासूम, बड़ी भोली है। अरे तुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है? अरे ये दुनिया तो बहुत ख़राब, बड़ी जालिम है ये दुनिया। तूने तो इनकार कर दिया और कमर ने इकरार कर दिया। पता है क्यों? इसलिए कि जितनी जल्दी हो सके वो इस घर पे कब्जा कर ले। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे मैं क्या कहूँगी, मैं तो वही कह रही हूँ जो पूरी दुनिया कह रही है। सबकी जबान पे एक ही बात है। पता है तुझे, ये घर तेरे वालिद और कमर के नाम था। अल्लाह बख्शे तेरे वालिद मरहूम को मरने से पहले सब कुछ तेरे नाम कर गए थे। अब इसमें से हिस्सा तेरा भी है, इसीलिए वो मनहूस बुड्ढा तेरी रुखसती जल्द से जल्द करना चाहता है ताकि पूरे घर पे काबिज हो जाए। इसीलिए वो उस काले अदनान से तुझे ब्याहना चाहता है। ठिकना जो है उसकी शक्ल पे फिटकार बरस रही है। उसका बाप वहाँ तिनहट्टी पे कबाब बेच रहा होता है, सारी कालक घर में ले आता है, खुद भी काला औलाद भी काली। और तू रही इतनी प्यारी खूबसूरत है, तेरा जोड़ा उसके साथ जुड़ेगा क्या? पता नहीं क्या सोचा है कमर ने कि तुझे तो वो मट्टी में झोंक रहा है कि बस तू निकल जाए यहाँ से, चली जाए। और हाँ, एक और बात बता दूं तुझे, और वो पीलीभीत में जो वो रज्जो रहती है जिसके 3 शौहर थे, तीनों ही मर गए। पता नहीं मार दिया या गला दबाया या खुद ही मरे हैं, वो वल्लाह आलम, कुछ नहीं पता। अरे चुड़ैल है एक नंबर की, और कमर के साथ उसका चक्कर चल रहा है। कमर उससे शादी करना चाहता है। ये जादू गंडे ना सारे वो ही करवा रही है। ये तुम यहाँ काम करने आती हो या इस मासूम के कान भरने आती हो? चलो उठो, तुम्हारा काम आज का हो गया। चलो चलो जल्दी चलो, जाओ यहाँ से, चलो। हाँ हाँ जा रही हूँ। मारते हुए का हाथ तो रोक लोगे, लेकिन बोलते हुए की जबान नहीं पकड़ सकते। चलो यहाँ से, जबान नहीं पकड़ सकते, चलो। चलो यहाँ से, पोल खुल गई तो चलो यहाँ से। बेटा अस्मा, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि सायरा बाजी ने तुम्हारा हाथ मांगा है, तो आज बेटा उनका फ़ोन आया था। मेरे ख्याल में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए।
हाँ, शादी के बाद तुम MBA कर लेना। चाचा, मैं अदनान से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? मेरा मतलब है कि बेटा अदनान बहुत अच्छा है। अदनान जैसा लड़का अगर तुम चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो नहीं मिलेगा। कहीं तुम्हें बेटी खाला ने तो बकवास करके नहीं बहका दिया? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं किसी और को पसंद करती हूँ, अशरफ नाम है उसका, और मैं उसी से शादी करूंगी। क्या? ऐसी बकवास करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे सामने? अब तुम अशरफ जैसे जाहिल के घर भी आई जाओगी। वो अपना घर तो नहीं बना सका, तुम्हें कैसे संभालेगा? ये मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें आजादी दी, मगर अब नहीं। जो मैं चाहूंगा वही होगा। अब अपने जहन से सारी फजूल बात निकाल दो। तुम्हारी शादी अदनान से होगी, बस। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाऊं? अरे हाजरा की मौत के बाद मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। और तुझे इसके साथ जाना, तू भी अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। चल भाई। जुर्म किया हो या ना किया हो, मगर तुम दोनों को जेल तो पहुंचा कर रहूंगा मैं। यानी जो कहानी हमें अस्मा ने बयान की है और जो वाक़यात डॉक्टर अदनान ने बयान किए हैं, इन दोनों के वर्जन्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और हाँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे मैं कब तक अकेला रहूंगा भाई? इंटरेस्टिंग। पता करो मुलाजमत से फारिग करने की वजह क्या थी? अशरफ, अशरफ चाचा मेरी जबरदस्ती अदनान से शादी करवा रहे। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अस्मा, खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा यार। मैं तुम्हारे चचा से बात करता हूँ, समझाता हूँ मैं उन्हें। अशरफ वो समझने समझाने के दायरे से बाहर जा चुके हैं। उन पर किसी का जादू उनके सर पर सवार है। अब यही रास्ता है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज? मगर अस्मा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जल्दबाजी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? करता हूँ, मगर इतना बड़ा फैसला। देखो अशरफ, अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो शायद कल मैं ही इस दुनिया में ना रहूं। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। क्या पागल वागल हो गई हो? मेरे होते हुए ऐसा कदम उठाने का सोचना भी मत। हम आज शाम ही शादी कर लेंगे। मेरा एक दोस्त वकील है, मैं उसे कागजात तैयार करने के लिए देता हूँ। अरे ये क्या गजब कर बैठा? इस आवारा बच्चा ने लड़की को घर में उठा लाया। मैं नहीं मानती कोर्ट मैरिज को। तू निकल, अभी लेके जा इसे। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये अब मेरी बीवी है, उसका किरदार बेदाग है। घर से भागकर शादी करने वाली लड़की का किरदार क्या, पूरी नस्ल दागदार हो जाती है। तुझे पता है, इस उछाल छक्का से शादी करके तूने अपने बाप दादा का नाम डुबो दिया। आंटी, आपकी नाराजगी जायज है, मगर खुदारा मेरे किरदार पर तो उंगली मत उठाएं आप। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अरे एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक खानदान से उसके ख्वाब छीन लिए, और कहती है कि मैंने गुनाह ही क्या किया है। खूब जानती हूँ तुझ जैसी लड़कियों को मैं। जिनके माँ बाप मर जाते हैं ना, वो ऐसी उछाल छक्का होती हैं। नहीं प्लीज, अब शरीके हयात है मेरी, इस घर की इज्जत है। तुझे जो बनाना है इसको बना, मैं कुछ नहीं जानती। और तुझे इसके साथ जाना, तू भी अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। चल भाई। अशरफ, खुदा ने हमें भी छत दी है, तुम चलो, हम वहाँ रहेंगे। हाँ हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। जा इस चुड़ैल के साथ। चलो। और बन के रहियो जोरू का गुलाम। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। ये मेरे नसीब में क्या हो गया? ये सिला दिया है तूने मेरी कुर्बानियों का। इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू घर से भागकर शादी कर ले, मेरे चेहरे पर काला पोत दे, मेरी इज्जत खाक में मिला दे। देखिए, मैं मानता हूँ आपने वाकई इसमें के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इसने जो कुछ भी किया है कानून के ऐन मुताबिक किया है। अबे ओ लफंगे, तू मुझे कानून सिखाएगा? मैं सब जानता हूँ। इस सब के पीछे तेरी शैतानी खोपड़ी। आज मैं तेरी शैतानी खोपड़ी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अशरफ शौहर है मेरे,
और मेरे सामने उनकी कोई बेइज्जती करे, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, अब तू मेरे सामने मेरे घर के हुदूद में मुझसे जबान दराजी करेगी? मैं जबान नहीं चला रही, हकीकत बता रही हूँ आपको। और जहाँ तक इस घर का ताल्लुक है, तो ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। इस घर में मेरी और मेरे शौहर के लिए इतनी कोई जगह नहीं। और अगर किसी को एतराज है ना, तो कानून का दरवाजा खटखटाए, समझे? अशरफ, मैं बहुत थक गई हूँ, चले आराम, बहुत हो गया। तुझे तो मैं बताऊंगा, तेरे बेस। उफ अल्लाह। अशरफ, अल्लाह, चाय बन गई? हाँ बस तैयार है। अच्छा, मैं चाचा से पूछ लेती हूँ। पहले कौन सी लेनी थी मुझे? चाचा, इतनी मेडिसिन ठीक नहीं है। और ये किस चीज की दवाई है? किस डॉक्टर ने लिख के दी है आपको? अरे भाई, ताकत की दवा है। ये भी न लूं, हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहूं। तुम लोग यही चाहते हो? वो बात तो ठीक है, मगर फिर भी डॉक्टर से तो मशवरा कर लेना चाहिए ना। मुझे जिससे मशवरा करना था मैंने कर लिया, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। अरे ससुराल में जम कर बैठ गए हो, अपनी माँ की खबरगिरी भी कर लिया करो यार। बूढ़ी औरत है, किस हाल में होगी, हैं? कुछ काम कर लिया करो। रात को तुमने जो खाना बनाया था वो मैंने नहीं खाया, सारी हंडियां जली हुई थी। अरे तुमसे बेहतर तो वो बेटी खाला बनाया करती थी। पानी दो मुझे। कमर भाई, भाई सफाई करनी है, दूसरे कमरे में चले जाएं। कमर भाई सुन नहीं रहे? अरे अब मैं सफाई करने लगूंगी तो फिर कहेंगे कि धूल कचरा सब मेरे मुंह पे डाल रही है, फिर मुझे बुरा भला कहेंगे आप। कमर भाई क्या हो गया, उठे। अल्लाह, ये क्या हो गया, इनको क्यों नहीं बोल रहे? और ये अस्मा और अशरफ भी घर पर नहीं है। कमर भाई, भाई वो रज्जो आई है, रज्जो मिलने के लिए। अल्लाह, क्या करूं मैं, तो रज्जो का नाम भी सुन के नहीं उठ रहा है। फोन करूं, अल्लाह खैर करे। हेलो हेलो, हाँ अस्मा, हाँ मैं बोल रही हूँ। अरे मैं सफाई करने के लिए आई थी। अरे भाई तो उठ ही नहीं रहे, कितनी आवाजें दी मैंने, लग रहा है इनकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, अरे कुछ नहीं सुन रहे वो, मैंने बहुत कोशिश की। तुम लोग जल्दी घर वापस आओ। हाँ मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई क्या हो गया आपको? संभल कर बैठिएगा भाई, जल्दी करो भाई, 20 मिनट हो गया है भाई, हमारे को और भी पैसेंजर उठाने हैं, जल्दी करो यार। चलो भाई, मैंने कब रोका है, चलो यार। अरे ये कमर भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? आप तो कह रहे थे इन पर फालिज का अटैक हुआ है और इलाज घर पर ही होगा। जी जी बिल्कुल, शुरू में डॉक्टर्स ने यही कहा था, मगर हमला इतना शदीद हुआ है ना कि घर में अफाका नहीं हुआ, इसलिए बड़े अस्पताल एडमिट कर रहे हैं उनको। एडमिट? भाई फालिज का इलाज तो काफ़ी लंबा होता है और इसमें वैसे भी बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। और वैसे बाय द वे कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो इन्हें? किडनी सेंटर, मेरा मतलब सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अशरफ जल्दी करें प्लीज़, उनकी हालत ख़राब हो रही, देखिए ज़रा, जल्दी आए आप। प्लीज जल्दी जाइए और ख्याल से जाइएगा। अरे कैसा फालिश, बाविश कराए थे उन्होंने मुझ पर, जादू करा के मुझे साल पे पहुंचा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए कमर साहब, ये जादू तावीज़ सिर्फ तोहम परस्ती है और मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। बहरहाल आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका कानूनन अजाला मुमकिन है। आप बता रहे थे कि आपकी भतीजी अस्मा ने पसंद से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में आपने ये रिश्ता कबूल कर लिया था। फिर क्या हुआ, मसला कहाँ पर हुआ? फिर मैं बीमार हो गया और अजीब तरह की बेचैनी और इस्तराब में रहता था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, समझे शायद मैं कमज़ोर हो गया हूँ, कमज़ोरी हो गई है मुझे। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वो दोनों मिलकर मुझे तावीज़ खिला रहे थे गोल गोल। दरअसल इन पर फालिज का अटैक हुआ था, बदकिस्मती से बर वक्त इलाज नहीं हो सका और फिर अस्मा और अशरफ ने इनका देखभाल करने के बजाय इनको घर से ही निकाल दिया, ओल्ड एज होम ले जाकर छोड़ दिया इन्हें। वो तो बस इत्तेफाक से एक विज़िट के दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई। हाँ, वो चाहते थे कि मैं इस घर में नहीं रहूँ। कहा मुझे उन्होंने कि आप इस घर में नहीं रह सकते, हम आपको अस्पताल ले जा रहे हैं, और मुझे ओल्ड एज होम में ले जाकर फेंक दिया।
उसके बाद उन्होंने पलटकर कभी देखा नहीं। भला का इसने मेरा बड़ा ख्याल किया, उसने मुझे अस्पताल ले गया, अपने वहाँ मेरा इलाज कराया, और आज इसकी कोशिशों से मैं चलने फिरने के और बात करने के काबिल हूँ। तो इस तमाम वाक़े के बाद क्या आप दोबारा अपने घर गए थे? आपकी दोबारा मुलाकात हुई अपनी भतीजी से और उसके शौहर से? मैं गया था इनके घर, मैं मिला था उनसे, समझाया भी उनको कि यूँ बड़े बुजुर्गों को घर से बेदखल करना कानूनन जुर्म है, इसलिए बेहतर है कि उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें घर वापस ले जाएं। मगर वो तो मुझे ही गालियाँ देने लगे, हाथापाई पर उतर आए। अस्मा ने तो साफ साफ कह दिया कि कमर अहमद को इस घर में आना है तो उसकी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। वो ये भी भूल गई कि इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उसकी परवरिश के लिए। मैंने बहुत कुर्बानी दी, उसको परवरिश जिस तरह मैंने की है मेरा दिल जानता है। अरे मैं तो उसकी शादी कराना चाहता था अदनान से, लेकिन उस कमबख्त ने उस मनूस अशरफ से शादी कर ली। नहीं आमना साहिबा, मैं भूल चुका हूँ अपना माजी। बस मैं अब ये चाहता हूँ कि इनको इनका हक मिल जाए। देखिए, आपने जिस तरह मुझे बताया कि उस मकान में कमर साहब का भी हिस्सा है, तो कानूनन इनका हक है उस प्रॉपर्टी पर, और अगर इनका हिस्सा ना भी होता तो जैसे आप भी अभी फरमा रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसी बुज़ुर्ग को इस तरह से बेदखल किया जाता है प्रॉपर्टी से तो ये जुर्म है, इसकी सज़ा मिल सकती है उन्हें। बिल्कुल, सज़ा तो मिलनी चाहिए, वो वाकई मुजरिम है। आमना साहिबा, एक डॉक्टर की हैसियत से मैंने कमर साहब की हेल्थ कंडीशन का गहराई से जायज़ा लिया है। मुझे खदशा है कि इनको जानबूझकर ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जिनकी वजह से इनका ब्लड थिक हो गया, जिसका नतीजा फालिज की सूरत में निकला। क्योंकि बीमारी मसनूई थी, इस वजह से इलाज की वजह से ये अब काफ़ी सेहतयाब है। अल्लाह सेहत दे इनको। बहरहाल, आपने जितने भी हालात और वाक़यात बयान किए हैं उनका हम भी एक दफ़ा जायज़ा लेंगे और इन तमाम हालात की और वाक़यात की तस्दीक भी करेंगे। इस वजह से नहीं कि हमें आपकी बात पर एतबार नहीं है, कानूनी तकाज़े, कुछ केस बनाने के लिए हमें विटनेसेस चाहिए होते हैं और बयानात को तस्दीक करना पड़ता है। इस हवाले से मैं अपने असिस्टेंट को आप लोगों के साथ भेजूंगी और जो एड्रेसेस वगैरह आपने बताए हैं वहाँ के लोगों से भी जाके मुलाकात करेंगे। उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं। भी ज़रूर आपको हक दिलवा के रहेंगे हम। मुझे इंसाफ चाहिए, जितना मैंने उसका एहसास किया, ख्याल किया, आज मुझे उसकी सज़ा दी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाऊं? अरे हाजरा की मौत के बाद मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। और तुझे इसके साथ जाना, तू भी अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। चल भाई। जुर्म किया हो या ना किया हो, मगर तुम दोनों को जेल तो पहुंचा कर रहूंगा मैं। यानी जो कहानी हमें अस्मा ने बयान की है और जो वाक़यात डॉक्टर अदनान ने बयान किए हैं, इन दोनों के वर्जन्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और हाँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे मैं कब तक अकेला रहूंगा भाई? इंटरेस्टिंग। पता करो मुलाजमत से फारिग करने की वजह क्या थी। हाँ, अदनान यहाँ आया था, मगर वो कोई दरख्वास्त लेकर नहीं आया था, बल्कि धमकियाँ देने आया था। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मुगल्ला ज़ात बकने लगा, और जब अशरफ ने उन्हें समझाया तो उनका गिरबान पकड़ लिया उसने। डॉक्टर साहब, जरा ज़बान संभाल कर बात करें, हम आपके गुलाम नहीं हैं जो सर झुकाकर आपकी बातें सुनते रहे। तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सके। घटिया इंसान, घर जमाई, चुपचाप खड़ा रहे वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैंने कहा छोड़ो अशरफ को, वरना मैं शोर मचाऊंगी। लो, छोड़ दिया, माफ़ किया इसे, मगर अच्छा होगा कि अब तुम भी इसे छोड़ दो। जो गलती की थी उसे सुधार लो, इससे तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मेरी शराफत का ना इम्तिहान मत ले तू शरीफ नहीं, डरपोक है। खैर, इस बार तो मैं तुम लोगों को समझाने आया था, अगली बार पुलिस लेकर आऊँगा। क्यों? क्या जुर्म किया हमने? जुर्म किया हो या ना किया हो, मगर तुम दोनों को जेल तो पहुंचा कर रहूँगा मैं। और इस अमल में वो बुढ़ा कमर अहमद मेरे काम आएगा। बहुत जहर घोल चुका हूँ उसके कानों में, अब मेरे अगले कदम का इंतज़ार करना। चलो चलो, निकलो यहाँ से अभी घर से, चलो। आओ जाओ। मगर डॉक्टर अदनान ने जो कहानी सुनाई वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है। वो जो उसने कहा वो सरासर झूठ है। हमने चाचा का हर मुमकिन ख्याल रखा है, और यहाँ तक कि कुछ अरसे उनका प्राइवेट अस्पताल में भी हमने इलाज करवाया, लेकिन
अस्पताल वालों ने कहा कि अब इन्हें घर में देख रेख की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारे बस में नहीं था। दरअसल वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बात बात पर नाराज़ हो जाते थे। तरह तरह के लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन वो सब सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए आते थे उनसे। अज़ाबनाक सूरत हाल हो गई थी। बस इसीलिए बहालत मजबूर हमें उन्हें ओल्ड एज होम मुंतकिल करना पड़ गया। और हम वहाँ बाकायदगी से जाया करते थे और हमने वहाँ के इंतज़ामिया को पैसे भी दे दिए थे। अच्छा, तो इसका मतलब आप दोनों को उनकी यहाँ वापसी पर कोई एतराज़ नहीं है? यूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर ये घर जितना उनका है उतना मेरा भी है। मगर जब तक वो अदनान शातिर इंसान उनके साथ है, हमारा साथ चलना दुश्वार है। वो शख्स मेरा बसा बसाया घर तोड़ना चाहता है। मुझे ये बताएं कि आप कमर अहमद की अद्वियात किस मेडिकल स्टोर से लिया करते थे? अरे दवाइयाँ तो वो खुद ही लाते थे। मैंने कितनी बार समझाया है कि ये उल्टी सीधी दवाइयाँ मत खाया करें, मगर हमारी सुनते ही कहाँ थे वो। जो कहानी हमें अस्मा ने बयान की है और जो वाक़यात डॉक्टर अदनान ने बयान की हैं, इन दोनों के वर्जन्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल दोनों स्टोरीज मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल मैडम, और बदकिस्मती से दोनों के बयानात की तस्दीक भी नहीं हो सकी। हाँ, लेकिन हम एक बात की तो फिर भी तस्दीक कर सकते हैं। अब अस्मा के मुताबिक ओल्ड होम में कमर साहब को दाखिल करवाने के बाद वो उनको वहाँ जाकर मिलती रही। हमें ये बात कंफर्म करनी है कि क्या वो वाकई में उनको वहाँ मिलने जाती थी। और दूसरा, उसने ये भी दावा किया था कि उसने ओल्ड होम को डोनेशंस भी दी थी, माली इमदाद भी की थी। इन दोनों बातों की तस्दीक की जा सकती है। मैडम, यहाँ पहुँचकर अस्मा और अशरफ की सुनाई हुई कहानी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि मैंने ओल्ड एज होम की इंतज़ामिया से मालूमात की। उनके मुताबिक कमर अहमद को वहाँ छोड़ने के बाद बिल्कुल पलट के उनकी खबर नहीं ली गई और यहाँ तक कि इंतज़ामिया की कोई भी माली मदद नहीं की गई। तो मेरा ख्याल में अस्मा का ये दावा भी झूठा है कि ओल्ड होम में दाखिल कराने से पहले इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। ये भी ज़रा चेक करो कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल और वाकई में इनका इलाज हुआ है प्रॉपर्ली या नहीं। वैसे मैंने मैडम मोहल्ले में पूछगछ की थी। उनके मुताबिक जब कमर अहमद की तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्हें ओल्ड एज होम मुंतकिल कर दिया गया था और उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने वापसी आते हुए उन्हें नहीं देखा। और मैंने वो मेडिकल स्टोर वाले से भी पूछगछ की। उसके मुताबिक कमर अहमद वहाँ से विटामिन्स की गोलियाँ तो लिया करते थे, लेकिन उसने एक और बात बताई कि कमर अहमद के दामाद अशरफ ने 1-2 बार वहाँ से टेस्टोस्टेरोन की सप्लीमेंट्स भी ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमर अहमद की भतीजी और उनका दामाद इनकी मेडिसिन्स चेंज करते रहे हैं, इनको गलत अद्वियात देते रहे? डॉक्टर अदनान ने भी कुछ इस किस्म के खदशे का इजहार किया था। वैसे मैडम, इस नुक्ते को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हवाले से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। किसी भी फैमिली के हवाले से अगर किसी को इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है तो या तो वो उस फैमिली के करीबी दोस्त अहबाब होते हैं या फिर उस घर में काम करने वाले मुलाजिम। अब पता करो कि कमर साहब के घर में कौन से मुलाजिम हैं जो बहुत अरसे से काम करते रहे हैं। ऐसे मुलाजिमों से हमें कोई ना कोई अहम इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। मैडम, उस घर में एक अधेड़ उम्र खातून मुलाजमत तो करती थी, लेकिन अस्मा ने उसे कुछ अरसे पहले ही मुलाजमत से फारिग कर दिया। इंटरेस्टिंग। पता करो मुलाजमत से फारिग करने की वजह क्या थी और इस मुलाजमा से जाके मिलो, हमें पता चल जाएगा कि कमर साहब के साथ इन लोगों का रवैया क्या रहा है। बेटा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। अस्मा जैसी शादी लड़की का मैंने साथ दिया। अरे मैं तो उसे मासूम समझती थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। जब उसका मतलब पूरा हो गया तो उसने मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर मुझे बाहर फेंक दिया। जरा तफसील से बताएं, ये मामला है क्या? अरे बेटा, मामला तो बहुत सीधा है। कमर अहमद को तो मैं काइयां समझती थी, असल में तो वो लड़की ही मेरे कान कुतर गई। अपने पहले शौहर अशरफ को लाकर उसने घर में बिठा दिया। कमर अहमद की दवाइयाँ बदलते रहे ताकि वो बीमार हो जाए। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक तो कमर अहमद अपनी दवाइयाँ खुद खरीद के लाते थे। सही कह रहे हो तुम, दवाइयाँ तो वो खुद ही खरीदते थे, मगर उसका शौहर अशरफ वो उनकी दवाइयाँ बदल देता था। एक दो दफ़ा मैंने उसको कमर अहमद के कमरे में देखा तो मुझे शक हुआ
लेकिन जिस दिन उसने अपनी माँ से बातें की ना फोन पर, और जब मैंने सुनी तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्या बातें कर रहा था वो फोन पे? मनूस कमबख्त। अशरफ अपनी माँ से कह रहा था कि माँ बहुत जल्द हम ये किराए का मकान छोड़ देंगे, भुट्टा बहुत जल्दी लुढ़क जाएगा और फिर इस पूरे घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। गारत करे अल्लाह उसे। अच्छा एक बात बताएं, जब आप अस्मा के इतने करीब थी तो उसने आपको मुलाजमत से क्यों निकाला? ये भी उसकी चालाकी थी कि कहीं मैं सारे पोल ना खोल दूं, क्योंकि मैं उसके साथ साये की तरह रहती थी, बिन माँ बाप की बच्ची थी मैंने उसका हर तरह ख्याल रखा। मुझे क्या पता था कि वो इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। चलें ये भी बात ठीक है, आपकी धोखेबाज निकली, लेकिन फिर भी आपको निकाला क्यों? ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाऊं? अरे हाजरा की मौत के बाद मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। और तुझे इसके साथ जाना, तू भी अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। चल भाई। जुर्म किया हो या ना किया हो, मगर तुम दोनों को जेल तो पहुंचा कर रहूंगा मैं। यानी जो कहानी हमें अस्मा ने बयान की है और जो वाक़यात डॉक्टर अदनान ने बयान किए हैं, इन दोनों के वर्जन्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और हाँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे मैं कब तक अकेला रहूंगा भाई? इंटरेस्टिंग। पता करो मुलाजमत से फारिग करने की वजह क्या थी? इस इंफॉर्मेशन के बाद तो ये वाज़े हो जाता है कि कमर अहमद के खिलाफ एक बाकायदा साजिश की गई है, जिसके तहत उनकी सेहत और ज़िंदगी के साथ खेला गया, उन्हें इस कदर बीमार कर दिया गया कि उन्हें घर से निकाल के ओल्ड होम में पहुंचा दिया गया। अब इन तमाम बातों के बाद तो अस्मा और उसके शौहर के खिलाफ सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत इल्ज़ामात नहीं लगेंगे, बल्कि इसके अलावा उनके खिलाफ मुजरिमाना और कातिलाना मनसूबाबंदी की भी दफ़ात लगेंगी। बिल्कुल मैडम, इस मुलाजमा ने ना तो सिर्फ अशरफ को कमर अहमद की दवाइयों से छेड़छाड़ करते हुए देखा, बल्कि उसे अपनी वालदा से भी बात करते हुए सुना था। मुझे तो यकीन हो रहा है कि अशरफ की इस घर में आमद भी इस मंसूबे का हिस्सा थी। इनको जब से लगा कि कमर साहब दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो इनके लिए तो ख़तरे की घंटी बज गई थी। इसीलिए मेरे ख्याल में इन्होंने कमर साहब की अद्वियात बदलनी शुरू कर दी जो उनको नुकसान पहुंचा रही थी। उनका खून गाढ़ा हो गया था, उन्हें फालिज का अटैक हुआ। मेरे ख्याल में हमारे पास काफ़ी एविडेंस है इन लोगों के ख़िलाफ़। मेरी ज़रा इलाके के SHO से तो बात करवाओ। हकीकत सामने आ चुकी है, हमारे पास शवाहिद भी हैं और गवाह भी, जो कि साबित करते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर जानबूझकर कमर अहमद को ऐसी मेडिसिन दी जिससे उस पर फालिज का अटैक हुआ। जब वो बीमार पड़ गया तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे घर से बेदखल कर दिया। ये सब इस बेटी खाला ने कहा होगा ना आपसे, एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है ये, इसीलिए मैंने इसको मुलाजमत से भी निकाल दिया था। झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे मुलाजमत से इसलिए निकाला कि सारे राज मैं इसके जानती थी। अरे इसको डर था कि कहीं इसकी पोले ना खुल जाएं, इसीलिए इसने मुझे डराया, धमकाया, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और यहाँ तक कि मुझ गरीब की तनख्वाह भी रोक ली इसने, 15 दिन के पैसे भी नहीं दिए इसने। अरे तुझे तो अल्लाह पूछेगा। अफसोस की बात है, तुम्हारे वालिदैन के मरने के बाद जिस चचा ने तुम्हें अडॉप्ट किया, बाप की तरह पाला, तुम लोगों ने ना सिर्फ उसको घर से बेदखल करने का जुर्म किया, बल्कि मुज़र सेहत मेडिसिन दे के कत्ल करने की भी कोशिश की। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे इस अमल से हर औलाद का सर शर्म से झुक गया है। मुझे माफ़ कर दे, मैं अशरफ के बहकावे में आ गई थी। इन्होंने मुझे डरावा दे रखा था कि अगर चचा ने दूसरी शादी कर ली तो वो हमें बेघर कर देंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए मैंने हर मरहले में इनका साथ दिया। प्लीज मुझे माफ़ कर दे। हाँ भाई हीरो, अब अपना जुर्म कबूल करता है या थाने ले जाकर तेरी खातिर मदारत करूँ? बोल। ठीक है, अब जब तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही हो तो सुनो। दरअसल बात यह है कि मैंने शादी इससे की ही इसी लालच में थी कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, कमाई की शादी के बाद अपने चचा की इकलौती दौलत की वारिस भी है, और इसी बहाने ये मकान भी मेरा हो जाएगा। बस इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया।
तुमने लालच में आकर एक बूढ़े इंसान की जान ले ली, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। चलो चलो, आ जाओ बीबी। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और हालात व वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा अस्मा और उसके शौहर अशरफ ने न सिर्फ कमर अहमद को ज़बरदस्ती घर से निकाला, बल्कि उन्हें गलत मेडिसिन देकर उनकी सेहत को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। लिहाजा ये अदालत इन दोनों मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत 1 साल की कैद और मुबलिक 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाती है और साथ ही एक मेडिकल बोर्ड बनाकर उनके इक़दाम की संगीनी का तयन करने की भी हिदायत करती है और पुलिस को पाबंद किया जाता है कि वो कमर अहमद की उस घर में मुंतकली और बहाली को मुमकिन बनाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।